हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस, इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब चैप्टर की असली फील आने वाली है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ के बेसिकली 3 वैरायटी है कूलम्ब्स लॉ की। एक तो उसका स्केलर फॉर्म है, एक उसका वेक्टर फॉर्म है और एक दूसरे किसी मीडियम के अंदर कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का मैं स्केलर फॉर्म आपको पढ़ाता हूँ। स्केलर फॉर्म कूलम्ब साइंटिस्ट थे। कूलम्ब साहब ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके एक बहुत बड़ा लॉ दिया है जिसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 एक दूसरे के नज़दीक रखें, कुछ डिस्टेंस पर दोनों पॉइंट चार्ज को अगर हम रख दें तो दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ओके, अब वो कितना फोर्स लगाते हैं, फोर्स क्यों लगता है, इसके बारे में तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब रियल में समझ में आएगा कि फोर्स क्यों लगता है। पर अभी फोर्स कितना लगता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा। सिमिलरली पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट चार्ज Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। ओके, अब ये पॉइंट चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया है और ये भी पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। ओके, तो ये Q1 पॉजिटिव, ये Q2 भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों दूर जाना चाहेंगे तो Q1 Q2 पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ये फोर्सेस ऐसे हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी दूर जाना चाहते, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो दोनों अट्रैक्ट होते, नज़दीक आना चाहते। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन टू। ये जो फोर्स है ये इस पर लग रहा है, मतलब फोर्स ऑन टू। ये फोर्स किसने लगाया, इसने लगाया, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और ये फोर्स इस पर लग रहा है तो फोर्स ऑन 1 किसने लगाया, इसने लगाया, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, अब कूलम्ब साहब ने ऐसा बोला कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में, मतलब एक Q1 एक Q2, तो दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और मान लो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। ओके, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स या फिर ये फोर्स, दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है, ऐसा कूलम्ब साहब ने कहा। फिर से बोलता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ध्यान से देखना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम दूर करें तो एक कांस्टेंट मार्केट में लाना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम दूर करते हैं तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू, और इसमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसको K बोलते हैं, K, और बाकी सब एज इट इज़ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यहाँ पे जो ये k है, ये k तो एक कांस्टेंट है, वेर k इज इक्वल्स टू कूलम कांस्टेंट। ओके, इस k को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, और इस k की एक वैल्यू भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब k की यूनिट बनानी है तो क्या होगी, देख यहाँ से ये मीटर स्क्वायर और ये फोर्स न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये कूलम इंटू कूलम, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये यूनिट है k की, कूलम कांस्टेंट की। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए k और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है, तो k की यूनिट का उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए हर एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो एप्सिलॉन है इसको अभी ये दोनों चार्ज एयर या फिर वैक्यूम में रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन के नीचे एक 0 लिखा है, नॉट किया है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। तो ये अभी ये एयर या फिर वैक्यूम मीडियम की प्रॉपर्टी शो करेगी। कोई अगर दूसरा मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये जो एप्सिलॉन है वो बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, उसके बीच में डिस्टेंस R है, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K क्या है, कूलम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, और k का उल्टा इसका यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की है, ये ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में हमने चर्चा की है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलर फॉर्म। ओके, अब हम वेक्टर फॉर्म पे जाते हैं। इसके वेक्टर फॉर्म मतलब, अब देखिए हमने फोर्स की बात की है, फोर्स की बात की है मतलब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन तो इन्वॉल्व होगी। ओके, तो यहाँ पे अब हम वेक्टर फॉर्म डिराइव करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ओके, पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पर है, और मान लो पॉइंट चार्ज Q2 यहाँ पर है। पॉइंट चार्ज Q1 और ओरिजिन को जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 को ओरिजिन से जोड़ने वाला वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर है दोनों के, R1 और R2, और R1 R2 Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर हैं, और Q1 और Q2 को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा वो ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हमें अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ध्यान से देखना। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा R2 माइनस R1। आपको पता होगा अगर मेरे पास एक A वेक्टर ऐसे है और एक B वेक्टर ऐसे है, तो अगर मैं इसके हेड से यहाँ पर ऐसे एरो बनाऊँ तो ये मुझे देगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, पर अगर ये हेड इधर होता तो वो देगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो देखिए ये हेड, इसका हेड अभी यहाँ पर है, तो ये देगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जिसको मैं R वेक्टर अभी के लिए बोल देता। ओके, तो कितना देख लिया, 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, दोनों पॉइंट चार्ज के पोजीशन वेक्टर R1 R2 है। Q1 Q2 को जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, जिसके वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, अब कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। किसी भी
क्वांटिटी को अगर हमें डायरेक्शन देनी हो तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर जोड़ देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन इन्वॉल्व करते हैं। मान लो Q2 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगाएगा, Q1। और कैसे लगाएगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा, यह है F21, ओके। और इसी डायरेक्शन को मैं आर कैप नाम दे देता हूँ। कौन से डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन को मैंने आर कैप बोल दिया, यूनिट वेक्टर, ओके। तो अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, कोई भी वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड। और इनटू डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे तो आर कैप लिखेंगे, आर कैप के डायरेक्शन में फोर्स है ना। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, मान लो ए कैप हो तो कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को ऐसा ही तो शो किया जाता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आर वेक्टर है तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर कैप है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर कैप का वेक्टर कौन है, आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड मतलब आर। तो ये क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके। तो ये है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, जिसमें हमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी है, ओके। एक खास बात है इस फॉर्मूले की, इसमें हमें Q1 एंड Q2 विद साइन पुट करने हैं, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, ये खास ध्यान रखना है। इसमें चलेगा क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड देता है ना, इसमें Q1 और Q2 दोनों साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। अगर Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव तो यहाँ पर भी Q1 पॉजिटिव लिखेंगे और Q2 को नेगेटिव लिखेंगे, ओके, साइन के साथ। इन शॉर्ट Q1 और Q2 साइन के साथ पुट करने हैं। यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड है तो चलेगा, Q1 Q2 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड ही देता है पर ये साथ में डायरेक्शन भी देता है, क्लियर। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म। सेम K क्या है, K तो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अब ये जो दोनों हमने डिस्कशन की है उसमें दोनों पॉइंट चार्जेस एयर या फिर वैक्यूम में रखे गए हैं और कोई दूसरा मीडियम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ध्यान में रखना, दोनों पॉइंट चार्ज को हमने एयर या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है। अगर कोई दूसरे मीडियम में रख देंगे तो क्या होगा, उसके बारे में इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ इन अदर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, एयर या फिर वैक्यूम है। एयर या फिर वैक्यूम हो तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये या फिर ये दोनों लगा सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ओनली ये लगाओ और अगर डायरेक्शन चाहिए तो ये भी लगा सकते हैं, क्लियर है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें खास ध्यान में रखनी है। पहला, कूलम्ब्स लॉ ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस कैसे बना सकते हैं, अगर चार्जेस का डायमेंशन और उसके बीच का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है चार्जेस के डायमेंशन के कंपैरिजन में, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो दोनों चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज जैसे ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, पहली बात। फिर दूसरी बात, ये जो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। देखिए, F21 की डायरेक्शन राइट है और F12 की डायरेक्शन लेफ्ट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसा हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी देखा था, वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे भी रिलेट हो रहा है। फिर तीसरी बात, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये कैसे लग सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लग सकते।
दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग ही ये दोनों फोर्स लगते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर Q1 ऐसे है और Q2 ऐसे है, तो इनको जोड़ने वाली लाइन, डायरेक्ट जोड़ने वाली लाइन ये है, तो इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेंगे। Q1 Q2 पर इस लाइन के अलोंग ऐसे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर इस लाइन के अलोंग ऐसे फोर्स लगाएगा। ओके, कहीं पर भी फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर या दूसरे कोई डायरेक्शन में लग नहीं सकता। ध्यान में रखना, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ने वाली जो डायरेक्ट लाइन है उसी लाइन के अलोंग लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात, ये जो फोर्स है वो फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। इस लॉ का दूसरा नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, अब यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं, नेक्स्ट बात, यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं वो एक्शन रिएक्शन पैर है। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो। एक्शन रिएक्शन पैर किसको बोलते हैं? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लगने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट चार्ज पे लग रहे हैं। ये फोर्स इस पर लग रहा है, ये फोर्स इस पर लग रहा है। फिर दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली लगेंगी। ऐसा नहीं कि पहले ये फोर्स आएगा फिर ये फोर्स आएगा, दोनों फोर्स एक साथ ही आएंगी। ओके, तो ये है एक्शन रिएक्शन पैर। और ये फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फोर्स दोनों पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्सेस भी बोला जाता है। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको सेंट्रल फोर्सेस भी बोला जाता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, अपनी नोटबुक में नोट करना। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहली बात क्या थी कि ये जो फोर्सेस है वो एक्शन रिएक्शन पैर है, मतलब दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट चार्जेस पे लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और साइमल्टेनियसली लगेंगे। ओके, दोनों पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगते हैं, मतलब इसको सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ का दूसरा नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, क्योंकि वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। क्लियर? और ये फोर्स, ये जो फोर्स है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है। और ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? याद करो 11th। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये जो फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी आगे हम प्रूव इसको करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें इस लॉ को अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखनी है। तो ये इसका स्केलर फॉर्म, ये इसका वेक्टर फॉर्म, दोनों अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर हम तीसरी वेराइटी देखते हैं। ओके, सो तीसरी वेराइटी जो इसमें है वो है कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। यहाँ पे लिखा है तो मैं इन अ मीडियम ओनली लिख देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। अभी जो हमने देखा स्केलर और वेक्टर फॉर्म, उसमें हमने दोनों पॉइंट चार्जेस को एयर या फिर वैक्यूम में रखा हुआ था, तब वो वैलिड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मीडियम को चेंज करेंगे। ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा एक मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ओके, इस मीडियम में, अब ये मीडियम कैसा है, यहाँ पर इन्फिनिटी तक, ऊपर इन्फिनिटी तक, यहाँ पर इन्फिनिटी तक और नीचे भी इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। और इसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस हमने रख दिए। ओके, Q1 और Q2। ध्यान से समझना, दो पॉइंट चार्जेस को हमने अब मीडियम के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर एयर या वैक्यूम नहीं है। ओके, तो क्या होगा, फोर्स तो लगेगा ही, पर फोर्स में कुछ फर्क पड़ जाएगा, फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। अब कम होने के पीछे एक रीज़न है, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको फोर्स समझा देता हूँ। मान लो मैं इस Q2 पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके, तो Q2 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? Q2 पे एक्चुअल में देखें तो यहाँ पर तीन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा, कौन से डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव है, तो Q1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये तो है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके,
फिर एक दूसरा फोर्स है जो ये मीडियम भी इस Q2 पर लगाएगा। अब मीडियम क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि इन चार्जेस के कारण मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है और उसके कारण एक और फोर्स इंट्रोड्यूस होता है। ओके, जब मैं आपको पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी आप इतना याद रखिए कि मीडियम भी एक फोर्स लगाता है और वो कौन से डायरेक्शन में लगाता है? Q1 जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ओके, तो यहाँ पर ये फोर्स Q1 ने लगाया हुआ है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मीडियम भी फोर्स लगाएगा। ये जो मीडियम है वो भी Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये जो मीडियम का फोर्स है वो इस फोर्स से कम होता है, तो जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा, F नेट। नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि F21 बड़ा है और F मीडियम छोटा है। तो तीन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, ध्यान से देखना। सारे फोर्सेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। F21 ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ओनली। ओके, फिर Fm मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम ओनली, और F नेट मतलब नेट फोर्स ऑन Q2। दोनों को मिला के जो नेट फोर्स है वो ये वाला है। ओके, अब ये जो नेट फोर्स है इसकी वैल्यू होती है F नेट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन R क्या है अभी हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, शांति से समझते हैं। K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। ओके, अब देखिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो पहले भी आता ही था वेक्टर स्केलर फॉर्म में, उसके डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में एक और टर्म ऐड हो गई एप्सिलॉन R। ओके, इस एप्सिलॉन R को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अभी मैं इसको लिख दूंगा। मीडियम की प्रॉपर्टी के कारण, ये जो मीडियम है इसके कारण एक और फैक्टर यहाँ पे नीचे आता है जो मीडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, तो ये जो एप्सिलॉन R है इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो K को हमने कैसे लिखा था? F नेट इज इक्वल्स टू, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोड लगा देते हैं। F नेट इज इक्वल्स टू K को लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने आगे देखा, और नीचे और एक आ गया एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर और ऊपर Q1 Q2। ओके, तो ये है फोर्स। कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स है, ये वाला नेट फोर्स ऑन Q2। ओके, फिर F21 कैसे लिखेंगे? F21 तो वैसे ही लिखेंगे जो पहले लिखते थे। F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो तो कुछ कितना लग रहा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये R क्या है? R है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, यह है F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ओनली, मतलब चार्ज Q1 के कारण चार्ज Q2 पे लगने वाला फोर्स। ओके, वो है F21। वो तो इतना ही होगा जितना पहले होता था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर ये जो मीडियम का फोर्स है उसके कारण ये जो F21 है उसमें डिक्रीमेंट आएगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, और उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। ओके, अब मैं टर्म्स को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वो तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जैसे पहले हमने लिखा था। फिर जो एप्सिलॉन R है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और इसका और एक नाम है, या फिर यहाँ एप्सिलॉन R की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन एक बड़ा K, ये K और ये K अलग अलग इंटू R स्क्वायर। ये जो बड़ा K है उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके, दोनों चल सकता है एप्सिलॉन R और K।
दोनों एक ही है। एप्सिलॉन आर का नाम रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको और एक तरीके से लिखा जाता है के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के और ये के दोनों अलग अलग है। ऊपर वाला जो के है वो कूलम्ब कांस्टेंट का के है, और ये जो के है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ओके, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, ये सब टर्मोलॉजी है, हमें याद रखनी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, और कोई बुक्स में इतना डिटेल में लिखा नहीं होता है, हमें इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है। ओके, और नाम याद होने चाहिए, कौन सा सिंबल कौन सा नाम रिप्रेजेंट करता है। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर उसका एक और नाम है के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो टर्म है दोनों मिला के एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और यहाँ से हम एप्सिलॉन आर को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला। ओके, तो जब इन शॉर्ट जब कभी भी हम 2 पॉइंट चार्जेस को किसी मीडियम में रख देंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाता है, और कितने फैक्टर से कम हो जाता है, के फैक्टर से। देखिए ये तो पहले भी आ रहा था, उसके डिवाइड में एक और टर्म ऐड हो गई के या फिर एप्सिलॉन आर। ओके, और ये हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, और हम वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। तब तक तीनों लेक्चर को रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।